बहुत सारे बुरे दृश्य मैंने देखे उस वक्त। उनके ऊपर रेप और गैंग रेप होते थे और कोई मदद करने वाला नहीं था। तो ये एक मैंने जो दृश्य देखा उससे मुझे बहुत ही एक संवेदनशीलता मेरे मन में पैदा हुई। मैं बहुत अस्वस्थ हुआ और मुझे लगा कुछ तो करना चाहिए। अगर देश की बात करें तो जो एनजीओ का एस्टिमेशन है 50 लाख से ज्यादा बच्चे औरतें इस वक्त प्रोस्टिट्यूशन है। और तो ये भी हमने बहुत अनुभव किया है। तो इसमें सिविल सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन सिविल सोसाइटी अपने देश में सोई हुई है। लोगों को हम हर महिला के साथ एक प्रतिज्ञा देते हैं कि मेरी जिंदगी अगर वेश्या की हैसियत से मैंने जी है तो मैं जब मरूंगी तब एक सम्मानित नागरिक की हैसियत से मैं अपना आखिरी सांस लूंगी। मैं नमस्ते। आज हमारी बातचीत होगी हिंदी में। मेरे साथ आज मौजूद हैं महाराष्ट्र के अहमदनगर के गिरीश कुलकर्णी। 1979 में अपनी पत्नी प्राजक्ता के साथ गिरीश ने स्नेहालय संस्था का निर्माण किया। जब वे अपने एक वर्ग मित्र के घर गए तब उन्होंने देखा कि उनकी बहन, उनकी माँ और उनकी दादी माँ सब वेश्या व्यवसाय में पीड़ित थी। समाज की रचना ही ऐसी थी कि उन्हें उससे छूटने की कोई संभावना नहीं थी। इससे व्यथित होकर गिरीश ने निश्चित किया कि वेश्या व्यवसाय से पीड़ित महिलाओं को और उनके बच्चों को सहायता देने के लिए एक संस्था का निर्माण करें। पिछले कई सालों से उन्होंने अलग अलग प्रकल्प निर्माण किए हैं। अलग अलग एनजीओज के साथ सहयोग कर इस आंदोलन को उन्होंने बढ़ाया है। इस समस्या का हल सहज नहीं, ये जानते हैं। व्यवस्था के साथ उनका युद्ध जारी है। इस युद्ध में सिविल सोसाइटी को प्रशिक्षण देना, इसका ये महत्व जानते हैं। अनेक मुश्किलों के बाद भी गिरीश का हौसला मजबूत है। वह जानते हैं कि गांधी जी की प्रेरणा से उन्हें नए समाज का निर्माण करना है। गिरीश और प्राजक्ता को बधाई देते हुए हम उनके साथ बातचीत शुरू करते हैं। ओके, सो नमस्ते गिरीश। आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। अ, आपको मालूम है कि ये साल नाना का जन्म शताब्दी का साल है। मेरा मकसद ये है कि आज के हालात में लोग ये समझें कि भारत देश जैसे कि एक इंद्रधनुष है। यह इंद्रधनुष अलग अलग विचारधारा, अलग अलग संस्कृतियां और अलग अलग कल्पनाओं से बना हुआ है। भारत के हर नागरिक का ये हक है कि अपनी अपनी काबिलियत के मुताबिक इस इंद्रधनुष में रंग भरने का उसे मौका मिले। अपनी सृजन शक्ति से नए भारत का निर्माण करने का अवसर उन्हें मिले। आपके जैसे लोग ऐसे कुछ है जो अपने मूल्यों पर अपने काम कर डट कर खड़े हैं, काम कर रहे हैं सालों से। और इसलिए मेरा ये कार्यक्रम जो है वो नई पीढ़ी के लिए है, जिन्हें आपके काम से कुछ प्रेरणा मिले। इसलिए मैं आपसे ये बातचीत करना चाहता हूँ कि आपके विचार किस तरह से उभर आए। आपकी कल्पना में भारत का भवितव्य कैसा होना चाहिए और इसकी तरफ आप क्या काम कर रहे हो। तो ये आज का उद्देश्य है। आपने ये मौका मुझे दिया उदय दादा, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आपने इतना अच्छा काम किया हुआ है। तो मैं एक सवाल करता हूँ, ये मुझे जानना है कि आपके जो मूलभूत मूल्य है
जिन्हें लेकर आपने स्नेहालय का निर्माण किया, वो मूल्य कहाँ से आए? जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अहमदनगर शहर में पला बड़ा हूँ, और अहमदनगर शहर एक लगभग 530 ईयर्स पुराना शहर है, 534 साल पुराना शहर है। और कॉस्मोपॉलिटन शहर है। शहर तो छोटा है, लेकिन यहाँ हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियंस, पारसी, बुद्धिस्ट, जैन, सभी मतों के, सभी धर्मों के अनुयायी लोग रहते हैं, और बहुत प्यार से और एक आपसी भाईचारा रख के यहाँ पे रहते हैं। तो इस शहर की अपनी एक कल्चर है जिसका मैं भी एक हिस्सा हूँ। हमारे अहमदनगर शहर में पुराना शहर है, आर्मी का बहुत बड़ा बेस है। जैसे आप जानते हैं बीटीआर और एमआईआरसी, आर्मर्ड कोर सेंटर। तो यहाँ बहुत ज्यादा फौज जहाँ पे होती है, वहां पे रेड लाइट एरियाज बहुत ज्यादा होते हैं। तो क्योंकि रेड लाइट एरिया के लिए क्लाइंटल आता है फौज से, तो उसी प्रकार अहमदनगर में भी बहुत ज्यादा 4 बड़ी रेड लाइट एरियाज थे जब मैं छोटा था। और मैं जब अपने मैथमेटिक्स के क्लास के लिए उस रेड लाइट एरिया से गुजरता था, ये 1982 की बात है, जब मैं वहां से गुजरता था तब मैं देखता था कि मेरी उम्र की लड़कियां वहां पे खड़ी है। मैं सोचता था कि उनको तो खैर मेरे साथ स्कूल में बैठना चाहिए, पढ़ना चाहिए, लेकिन उन पे जोर जबरदस्ती होती थी। और बहुत सारे बुरे दृश्य मैंने देखे उस वक्त। उनके ऊपर रेप और गैंग रेप होते थे, और कोई मदद करने वाला नहीं था। और बहुत ही एक असहायता उनकी जिंदगी की देख के मुझे मुझे उस टाइम समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन मैं बहुत दुखी और अस्वस्थ हुआ करता था। तो ये एक मैंने जो दृश्य देखा, उससे मुझे बहुत ही एक संवेदनशीलता मेरे मन में पैदा हुई। मैं बहुत अस्वस्थ हुआ, और मुझे लगा कुछ तो करना चाहिए। और फिर जैसा ही समय बीतता गया, वैसा मैं जब 11th 12th क्लास में था, तब हम जानते हैं कि भारत ने बहुत तरक्की की है, इसको कोई नकार नहीं सकता। लेकिन आज भी अपने समाज की कुछ कुरीतियां हमारे बीच मौजूद है, जैसे कि जन्मजात जाति प्रथा। तो यहाँ पे कुछ जातियों के ऊपर इतने गलत, इतने गंदे काम थोपे गए हैं, जैसे बहुत साल तक पूरे समाज का मैला कुछ लोग अपने सर पे उठा के सफाई करते थे। या अगर कहीं भी चोरी डकैती हो जाती है हमारे इलाके में या पूरे भारत भर में, तो कोई एक जाति का नाम लोग लेते हैं, हाँ ये फलाने जात के लोगों ने किया होगा। हमारे यहाँ भी ऐसी जातियां हैं जो डिस्कार्डेड है ब्रिटिशों के जमाने से, उनको शहर के अंदर, गांव के अंदर आना नहीं देते लोग। और मतलब उनको बसने ही नहीं देते, वो लोग भटकते रहते हैं और फिर अपने खाने पीने के लिए चोरी करते हैं। फिर कहीं भी चोरी हो गई तो लोग बोलते हैं इन्होंने किया होगा। वैसी ही एक कम्युनिटी है जिस कम्युनिटी की महिला और औरतें, इनका इस्तेमाल एज अ कीप किया जाता है या एज अ प्रोस्टिट्यूट की हैसियत से किया जाता है। तो अगर किसी पैसे वाले को, बड़े आदमी को, अगर अपने बीवी के अलावा उसको कुछ महिलाओं को रखना है अपने साथ, तो वो उस कम्युनिटी की औरतों को रख लेता है। बदले में कुछ छोटी मोटी एक हाथ जमीन की टुकड़ा दिया जाता है, या कभी कभी सिर्फ खा पी कर भी रखते हैं लोग। और कोई दूसरा अवसर नहीं होता, दूसरा ऑप्शन नहीं होता। जब आपको कोई जमींदार बोलेगा आप रहो हमारे साथ, तो रहना ही है, या तो फिर शहर छोड़ के भाग जाना है, गांव छोड़ के भाग जाना है। तो उस कम्युनिटी का मेरा एक दोस्त था, और उस कम्युनिटी की ज्यादातर लड़कियां डांस बार में, जिसको हम लोग तमाशा बोलते हैं महाराष्ट्र में, जो रूरल डांस बार होता है, तो वहां वो नाचने का काम करती थी। तो उस कम्युनिटी का मेरा दोस्त था। मैं जब उसके घर गया और मैंने देखा कि उसकी 16 साल की बहन भी प्रोस्टिट्यूशन कर रही है, उसकी 40 साल की माँ भी धंधा कर रही है, और उसकी 70 साल की दादी भी प्रोस्टिट्यूशन कर रही है, उसकी तो हालत भी खराब है, लेकिन करना पड़ रहा है। और मेल कम्युनिटी बाहर बैठ के पैसा ले रही है और उनको कुछ नहीं लगता। तो मैंने बहुत असहज होकर मेरे दोस्त से पूछा कि यार तुझे गुस्सा नहीं आता, तुझे दुख नहीं होता जब तू अपनों को देख रहा है ये सब करते हुए? उसने कहा हमारे जात में, कास्ट में एक जात पंचायत होती है, और आपकी जो जुडिशियल सिस्टम है उससे वो बहुत ऊपर है, सब उसका राज चलता है, अगर वो बोलेंगे वैसा ही करना पड़ता है। तो ये मेरे हाथ में नहीं है। सब लोग बोलते हैं ये अपने कास्ट का प्रोफेशन है, ये हजारों साल से चलता आया है, ये बदलने का किसी को कोई अधिकार नहीं। तो मैं इतना छोटा हूं, मैं अगर कुछ बात भी करूंगा तो मुझे मार देंगे लोग, तो मुझे, मैं कुछ नहीं कर सकता। जब मैंने अपने दोस्त के यहाँ ये देखा कि उसकी माँ, बहन और दादी सब लोग प्रोस्टिट्यूशन में हैं, और मेल कम्युनिटी बाहर बैठ के पैसे ले रही है, मैंने पल भर के लिए ये सोचा
कि ये ऊपर वाले की कृपा है कि मेरा परिवार एक टीचर के परिवार में हुआ। मैंने बहुत अच्छे अच्छे लोग बचपन से देखे हैं जिनके संस्कार मुझे मिले। मुझे मुझे जिंदगी का मकसद पहले से था, कुछ करना है मेरे को। और मेरी चौथी पीढ़ी थी जो पढ़ रही थी। लेकिन अगर मैं यहाँ पैदा होता और मुझे अपनी माँ बहन या दादी यहाँ पे दिखती तो मुझे क्या लगता। और इस बात ने मुझे इतना आश्वस्त किया और मुझे लगा कि नहीं, मुझे कुछ तो करना है, मैं ऐसा ही देख के आगे निकल नहीं जा सकता। तो ये होता है ना कि जिंदगी में सबको अपनी ताबीज की तलाश होती है। जो ताबीज आपको एक प्रेरणा भी देता है, एक अस्वस्थता आपके मन के अंदर रखता है। तो वैसा वो ताबीज मुझे उस रेड लाइट एरिया में मिला। फिर उस दोस्त के साथ भी मेरी बहुत गहरी दोस्ती हो गई और मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि ये जाति व्यवस्था क्या चीज है जो इतने सारे मतलब इतने सारे गुलामी की पैदाइश करती है और इस प्रकार से मानवीय मूल्यों को पूरे देती है। और बिल्कुल ही जो संविधान की बड़ी बड़ी बातें हम लोग सुनते हैं करते हैं, लेकिन असली जिंदगी में कुछ और ही है। लोग आज भी एक नरक की जिंदगी जी रहे हैं। ये सब देख के लगा कि कुछ तो करना चाहिए। और उस दरमियान मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे नाना जी भी स्वतंत्रता आंदोलन में थे, हैदराबाद मुक्ति संग्राम में थे। और मैंने प्रोफेसर मधु दंडवते जैसे लोग भी अपने बचपन से देखे, जो लोग महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित थे और जो देश की सेवा का एक माध्यम राजनीति को मानते थे, स्कॉलर थे। आज की तारीख में जब हम आज के राजनीतिज्ञों की तरफ देखते हैं तो प्रोफेसर दंडवते या नाना हम जिन्हें कहते हैं, इतने स्कॉलर आदमी थे और इतने हम्बल थे। और उनकी बड़ी बातें तो सबको पता है, लेकिन मैं बहुत छोटी छोटी बातें उनकी बचपन से देखता आया। जैसे 1977 में वो पहली बार रेल मंत्री बने और अहमदनगर में आए। तो अहमदनगर उनका जन्म गांव था और यहाँ पे लोगों ने उनका बहुत ही बड़े पैमाने पे स्वागत किया। उनकी प्रोसेशन निकाली गई और अहमदनगर में एक महात्मा गांधी मैदान है, उधर प्रोफेसर दंडवते की एक सभा हुई जो शायद अहमदनगर के इतिहास की सबसे बड़ी सभा थी। और उन्होंने वहां पे जिस प्रकार का भाषण किया, तो एक खटास थी लोगों को। इंदिरा गांधी ने बहुत साल इमरजेंसी के टाइम में जेल के अंदर रखा था। नाना भी बंगलोर के जेल में थे और प्रमिला मामी भी कहीं ना कहीं जेल में ही थी। तो ये सब बड़ी खटास थी। लेकिन उन्होंने तब खटास की एक भी बात नहीं की। उन्होंने ये कहा कि गांधी जी के ख्वाबों का भारत कैसा था और अभी हम सबको मिलके एक देश को कैसा बनाना है। प्रोग्राम खत्म करके नाना घर में आए तब बड़ा खाना सबके लिए रखा था। मतलब एक सबके कार्यकर्ताओं के साथ एक आमतौर का खाना होता है, वही उन्होंने जमीन पे बैठ के खाया। तो बड़ी बात ये नहीं थी, बड़ी बात थी कि सब प्रोग्राम निकलने के बाद 11:30 बजे उन्होंने घर परिवार के सभी लोगों को पूछा कि आप सब लोग चले गए, बहुत भीड़ थी, अब तुम्हारा जो काम निपटना है खाना खाने के बाद उसमें मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। मैं तो हैरत में पड़ गया। भारत का रेल मंत्री क्या ऐसा पूछ सकता है कि आप सब लोग निकल गए, आपको ये सब साफ करने में और बर्तन धोने में और कोई भी काम में आपको मेरी कोई मदद चाहिए क्योंकि आप सब लोग थके होंगे। तो मैं आश्चर्यचकित रह गया। जब वो रेलवे स्टेशन पर गए तो इतने बड़े पैमाने पर सारे रेल पोर्टर्स और सब लोग जमा थे, क्योंकि सब लोगों को काम से निकाल दिया था इमरजेंसी के टाइम, जो आंदोलन में शामिल हुए उनको। और जैसे ही प्रोफेसर दंडवते वापस लौट आए और जनता गवर्नमेंट आए तो सबको वापस ले लिया गया और बड़े सम्मान के साथ। तो लोग चाह रहे थे कि उनका बैग हाथ में ले ले। उन्होंने कहा कि ये मेरा काम मुझे ही करने दो। उन्होंने किसी को अपना सामान या अपना बैग उठाने नहीं दिया। उसके बाद उनका जो स्कूल था, उस स्कूल का नाम था अहमदनगर एजुकेशन सोसाइटी, उस स्कूल में उनका सम्मान रखा। तो उन्होंने उनके लिए सबसे बड़ी कुर्सी रखी थी। उन्होंने उस कुर्सी पे वो नहीं बैठे, जो सबसे एक सामान्य कुर्सी थी उसके ऊपर वो जाके बैठे और उन्होंने कहा कि यहाँ बैठने का सम्मान जो है हमारे टीचरों का है, जिन्होंने मुझे पढ़ाया और मैं उनके कारण ही यहाँ तक हूँ। तो मुझे शर्म लगेगी ऐसी बात, आप भी मुझे जिद मत करो और मैं भी नहीं बैठूंगा। और उन्होंने अपने टीचरों को वहां बिठाया। तो मैं देख रहा था कि ये इतने बड़े लोग इतने हम्बल है और इनकी पूरे जीवन भर महात्मा गांधी के मूल्यों का बहुत ही ज्यादा प्रभाव है। खादी पहनते थे, सिंपल रहते थे और मैंने देखा कि पूरी सोच में ना एक सारे जात धर्म मजहब के लोगों के प्रति आस्था की भावना थी। और बस चुनाव निकल गए तो कोई राजनीति की बात भी नहीं होती थी, सबका काम करते थे नाना। तो ऐसे लोग मैंने देखे बचपन से। तो मुझे लगा कि हाँ, इनके जैसा अलग तरीके से जीना चाहिए। वो लोग भी अपने ख्वाब के लिए जी रहे, उनको ये ख्वाब आजादी के आंदोलन ने दिया था। तो हमें भी एक ख्वाब मिला है, मुझे भी लगा कि मुझे भी एक ख्वाब मिला है।
मुझे लगता है कि इन बच्चों की और इन महिलाओं की जिंदगी में थोड़ी सी तो बदलूं। और बस ये सारी बातें मेरे दिमाग के अंदर थी। फिर एक प्रोसेस हुआ, यूथ आंदोलन से मैं जुड़ा रहा, स्टूडेंट्स मूवमेंट में जुड़ा रहा। फिर जो लोगों ने कुछ करके दिखाया अपनी जिंदगी में, ऐसे लोगों से मैं मिलने की कोशिश कर रहा था। उस जर्नी में मैं बाबा आमटे से मिला 1986 में, उनके श्रम संस्कार छावनी में मैं गया। फिर अन्ना हजारे जी का काम शुरू हुआ था, तब उनके पास जाके क्या करते हैं, कैसा करते हैं, उसमें शामिल होने की, काम करने की उनके साथ कोशिश की। उसी दरमियान मुझे पता चला कि एक लेडी है जिसका नाम है विजया लवाटे, जो पुणे में रहती हैं और पुणे के रेड लाइट एरिया में काम करती हैं। तो मैं उनसे मिलने के लिए गया जब मुझे पता चला, और मैंने देखा कि एक लगभग 65 साल की महिला जो पुणे के रेड लाइट एरिया में बहुत अच्छा काम कर रही थी। उसने बच्चों का एक हॉस्टल भी चलाया था, महिलाओं के हेल्थ के इश्यूज पर भी उसका काम चल रहा था। और मुझे बहुत ही आश्चर्य लगा कि कोई संसाधन नहीं, बस एक जिद थी उस औरत के पास। कोई गॉडफादर नहीं, कोई बैक सपोर्ट नहीं, कोई बड़ी संस्था नहीं, बस एक औरत थी जो अपने मन से उसको लगा कि इनकी जिंदगी बदलनी चाहिए, तो वो काम कर रही थी। तो मुझे लगा हाँ मैं भी कर सकता हूँ, कुछ तो कर सकता हूँ। और फिर जॉब कर रहा था मैं, क्योंकि परिवार में जॉब करने के अलावा कोई चारा नहीं था, तो मैं पुणे में जॉब कर रहा था। और फिर सब छोड़ के मैं आया, और मुझे लगा कि मुझे अब बाद में टाइम नहीं मिलेगा, मुझे अब जो भी करना है अब करना है। और कुछ अच्छे गुरु मिले, उन्होंने कहा कि दो बातें हमेशा याद करो जब आप डायलेमा में हो, जब दुविधा में हो। तो वो दो बातें थी कि आज नहीं तो कब, और मैं नहीं तो कौन। क्योंकि मुझे भी लग रहा था कि मैं बाद में करूं, मेरी पढ़ाई पूरी होने के बाद, मेरा जॉब का फाइनल होने के बाद, जिंदगी में सेटल होने के बाद कुछ करूं। जिस बात ने मुझे बहुत आश्वस्त किया उसके लिए कुछ करूं, उस रेड लाइट एरियाज की महिला और बच्चों के लिए कुछ करूं। लेकिन हमेशा दुविधा रहती थी, अब नहीं बाद में करूंगा। लेकिन जब मैंने ये सोचना शुरू किया कि मैं आज नहीं तो कब और मैं नहीं तो कौन, तो मुझे समझ में आई बात कि मुझे अब करना चाहिए, क्योंकि कल मेरे हाथ में नहीं। और मैं लोगों को बोलता रहूंगा कि ये बहुत ही बुरी बातें हैं समाज की, और इसके ऊपर किसी ने कुछ करना चाहिए, तो कोई कुछ करने वाला नहीं है। अगर मुझे लगता है तो मुझे ही करना है। तो गांधी जी का जो एक वाक्य था, जो नाना हमेशा बोलते थे, बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। खुद ही बदलाव बनो अगर आप बदलाव चाहते हैं तो मैंने सोचा कि चलो मैं दो बच्चों के लिए कुछ करता हूँ। और फिर ऐसी शुरुआत हुई 1988 में। मैं पहली बार रेड लाइट एरिया में गया, और उसके बाद 1989 से काम की शुरुआत हुई। मुझे वो दिन याद है, 26 जनवरी 1989, जब मैंने अपने काम की या स्नेहालय की शुरुआत की। और आज कितने बच्चे हैं स्नेहालय में? स्नेहालय में आज की तारीख में 400 बच्चे हैं जो बॉर्न HIV पॉजिटिव है, और जिसमें ऑर्फन बच्चे हैं। फिर शुरुआत तो रेड लाइट एरिया से की, लेकिन अलग अलग प्रकार से प्रताड़ित बच्चे यहाँ पे हैं। जैसे कि चाइल्ड मैरिजेस से छुड़ाए हुए बच्चे हैं, सेक्स ट्रैफिकिंग से छुड़ाए हुए बच्चे हैं। फिर एक डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के लिए अनाम प्रेम नाम का इनिशिएटिव हमने शुरू किया। वहाँ 350 बच्चे हैं जो खास करके ब्लाइंड, आर्थोपेडिकली चैलेंज, डीफ डम, इस प्रकार से, और मेंटली चैलेंज बच्चे, इस प्रकार के बच्चे वहाँ पे है। और 23 अलग अलग प्रोजेक्ट स्नेहालय ने शुरू किए। जैसे किसी भी प्रकार से पीड़ित महिलाओं के लिए एक हेल्पलाइन चलती है जिसका नाम है स्नेहादार। जो प्रोस्टिट्यूशन की महिलाएं हैं, तो 3500 महिलाओं के लिए एक प्रोजेक्ट चलता है स्नेह जो। एक बच्चों की हेल्पलाइन चलती है, जिस जो नेशनली जो हेल्पलाइन है चाइल्ड लाइन, उससे जुड़ी है, तो वो चाइल्ड लाइन भी हम चलाते हैं। इसके अलावा उड़ान नाम का एक प्रोजेक्ट चलता है जो चाइल्ड मैरिजेस को रोकता है। और कोरोना के दरमियान 2 सालों में हमने 400 से ज्यादा चाइल्ड मैरिजेस को रोका और उन लड़कियों को पुनर्वसित किया। तो इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स हैं। स्लम्स में नगर के 8 झोपड़पट्टियों में 2000 बच्चों के साथ एजुकेशनल सपोर्ट प्रोग्राम चलता है। एक स्लम का पूरा रीडेवलपमेंट हो रहा है, तो हम उसमें 300 परिवारों को सिर्फ 1 लाख रुपए में 300 स्क्वायर फीट का घर हम लोग दे रहे हैं। तो एक आइडियल मॉडल खड़ा करने की कोशिश है, क्योंकि प्रश्न तो बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, तो एक आइडियल रोल मॉडल खड़े कर सकते हैं, और लोगों के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए एक इंस्पिरेशन निर्माण कर सकते हैं। फिर युवा निर्माण एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। युवा निर्माण में युवाओं को हम लोग अलग तरीके से जीने की प्रेरणा देते हैं, जिंदगी का मकसद ढूंढने के लिए मदद करते हैं। तो 2021 में हम लोगों ने, स्नेहालय के युवा निर्माण ने 150 बच्चों को लेकर अहमदनगर से नोआखाली तक की साइकिल यात्रा की, लगभग 4000 किलोमीटर। और हमने इस पूरे जर्नी में
2 महीनों का जर्नी था, हम सब लोग साथ में थे और हमने 500 से ज्यादा संस्था चेंज मेकर्स को हम मिले और युवाओं को बहुत सारी कल्पनाएं दी, क्योंकि हमें जरूरत है कल्पना देने की। संसाधन देके तो ज्यादा दिन कुछ काम चलेगा नहीं, लेकिन हम युवाओं को कल्पनाओं से समृद्ध करेंगे तो हर प्रश्न का हल वो अपने आप ढूंढेंगे। तो उन्हें वो एक मकसद और बहुत सारी कल्पनाएं देने का प्रयास था। तो बहुत सारी संस्थाओं में हम लोग गए, बहुत सारे बदलाव करने वाले चेंज मेकर से हम मिले। तो वो हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट रहता है, युवा निर्माण। तो जो बच्चे इस युवा निर्माण की प्रोसेस में पिछले 20 साल से हैं, उन्होंने अपनी अपनी छोटी छोटी संस्थाएं निकाली है। कोई फासे पारदी कम्युनिटी नोमैडिक ट्राइब के बच्चों के साथ काम करता है, कोई दलित बच्चों के पढ़ाई के लिए काम करता है, कोई महिलाओं के प्रश्नों के साथ काम करता है, कोई राइट टू इंफॉर्मेशन, कोई राइट टू एजुकेशन, कोई राइट टू फूड। अलग अलग छोटे छोटे प्रश्न लेके युवा काम करते हैं। और मुझे लगता है कि जो देश बदल रहा है या बदलने वाला है, इसमें ये छोटी छोटी ज्योतियां सब जगह पे, दीपक आपको दिख रहे हैं जो जल रहे स्वयं प्रेरणा से, उनका एक अच्छा योगदान होगा। तो स्नेहालय ऐसा बहुत जगह पे फैला है अपनी प्रेरणा के साथ, अपने कामों के साथ और अपने अनुभव बांटते हुए। बहुत बढ़िया। तो एक सवाल मेरे सामने है, आपने जिक्र किया बाबा आमटे का। मैं भी बचपन में उनके कई प्रबोधन मैंने सुने हैं, और उनकी भी ऐसी एक बात थी जो जिसमें उन्हें एक स्पार्क मिला। वो एक दिन महारोगी को मिले और उन्हें डर लगा उसे छूने में, और फिर उनमें पछतावा हुआ कि मैं क्यों डर गया। उसके बाद उन्होंने काफी संशोधन किया और देखा कि ये ट्रांसमिटेबल डिजीज नहीं है। और फिर वहां से उनकी शुरुआत हुई कि ये जो मेरे मन में डर पैदा हुआ, वही सबसे बड़ा शत्रु है। और ये जो अछूत होने की भावना जो मेरे में निर्माण हुई, वो मैं पूरे समाज में मैं निकालना चाहता हूँ। उन्होंने ये आनंदवन का आश्रम बनाया, काम किया। तो वो जो पहला जो सवाल उनके मन में पैदा हुआ, वो लोगों के मन से निकालने में वे काफी सक्सेसफुल हुए। आज के हालत में लोगों में जानकारी है कि महारोग ये ट्रांसमिटेबल नहीं है, सही है। तो मेरा सवाल आपके सामने है कि आप में जब ये संवेदना निर्माण हुई कि ये मेरे दोस्त ये इस रूढ़ी के विक्टिम हैं, और इस जाति व्यवस्था की वजह से, ये रूढ़ी की वजह से वे इसके साथ सामना नहीं कर सकते हैं, तो आपने किसी से पूछा, मैंने आपके एक संवाद में देखा था कि किसी से पूछा कि मैं क्या कर सकता हूँ, और उस औरत ने कहा कि हमारी बच्चों के लिए कुछ कीजिए। तो इसलिए आपने बच्चों का काम किया, और वो फिर उसका विस्तार हुआ, महिलाओं के लिए किया और बाकी सब लोगों के किया। पर मेरा सवाल ये है कि जो मूल प्रश्न है जाति व्यवस्था और रूढ़ी, जिसकी वजह से ये डिजीज हमारे समाज में है, उसमें कोई फर्क हुआ है? लोगों की वेश्याओं के बारे में जो समझ है, उनके साथ जो बर्ताव है, उन्हें जो बंदिस्त किया हुआ है रूढ़ियों में, उसके साथ आपका सामना किस तरह से हुआ? आपने सही कहा कि प्रोस्टिट्यूशन के बहुत सारे कारण हैं। एक तो बाजार की जरूरत है, आजकल समाज बदल रहा है, बड़े शहर फैलते जा रहे हैं और पूरी एनोनिमिटी आ रही शहरों में, गाँवों में लोग एक दूसरे को ज्यादा जानते नहीं, मतलब शहरों का और गाँवों का रूपांतरण भीड़ में हो रहा है, ये सही बात है। लेकिन ये जब काम मैंने शुरू किया तब मेरे सामने भी यही प्रश्न आए थे। बड़ा प्रश्न है आज भी, कहाँ से औरतें आती हैं, कहाँ से ट्रैफिकिंग होता है, कौन से बच्चों का होता है। अगर हम देखें तो ज्यादातर औरतें महिलाएं आती हैं नोमैडिक ट्राइब्स से, पिछड़े वर्गों से और दलित कम्युनिटीज से, माइनॉरिटीज से और ऐसे इलाकों से जहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं है, पूरा खेती पर निर्भर समुदाय रहता है। जैसा महाराष्ट्र में अगर हम देखें तो मराठवाड़ा के 8 जिले हैं जहाँ पे जो एनुअल रेनफॉल है 250 मिलीमीटर से भी कम होता है, नगर भी उसमें आता है। तो ज्यादातर माइग्रेशन होता है, टेम्पररी माइग्रेशन या ड्राउट के टाइम माइग्रेशन पे हो जाता है। फिर बहुत सारे लोग हैं, जैसे
अक्टूबर के बाद गांव में पीने को पानी नहीं होता, तो बहुत सारे लोग गन्ना काटने के लिए शुगर फैक्ट्रीज की तरफ चल पड़ते हैं। कुछ लोग शहरों में कंस्ट्रक्शन लेबरर और दूसरी प्रकार की मजदूरी करने के लिए निकलते हैं। तो ये ऐसे बहुत सारे कारण है जिसके कारण प्रोस्टिट्यूशन में भीड़ आती है और भीड़ लाई जाती है। तो दूसरा ऐसा है कि पिछले 15-20 सालों में एक बड़ा बदलाव हुआ। इस पूरा जो ट्रेड था, ये हम इसको फ्लैश ट्रेड बोल सकते हैं, या सेक्सुअल कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड ट्रैफिकिंग बोल सकते हैं। तो इस प्रकार के पूरे ये धंधे में ऑर्गेनाइज क्रिमिनल गैंग आ गई। तो ये बहुत ही एक जबरदस्त पकड़ उनकी निर्माण हुई, और जो पहले आसानी से धंधे में आना, मजबूरी होने निकलने के बाद कुछ औरतों का अवसर मिलता था दोबारा एक नई जिंदगी शुरू करिए, ऐसा कुछ रहा नहीं। एक बार अंदर औरत आ गई तो अंदर आने का रास्ता है, इससे बाहर निकलने का रास्ता ही बंद हुआ। और समाज में भी ऐसी मानसिकता है कि प्रोस्टिट्यूशन है तो उसका पैसा उसके घर वालों को चाहिए, वो पैसा भेजी तो लोग ले लेंगे, लेकिन वो अगर घर में आना चाहेगी तो वो औरत को लोग बोलेंगे नहीं घर में मत आ। ये बहुत जगह देखा गया। और बहुत ज्यादा संख्या में ये महिलाएं, अगर देश की बात करें तो जो एनजीओ का एस्टिमेशन है 50 लाख से ज्यादा बच्चे औरतें इस वक्त प्रोस्टिट्यूशन है। और एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने स्टडीज भी की हैं बड़े शहरों में, सोर्सेस ये हैं सारे। तो प्रॉब्लम यह है कि जब तक हम लोग इन समस्याओं के मूल तक जाकर कुछ काम नहीं करते, तब तक ये ट्रैफिकिंग और सेक्सुअल कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और प्रोस्टिट्यूशन, इसको रोकना बहुत मुश्किल है। तो आज भी अपने देश में आर्थिक विषमता बहुत है, सामाजिक विषमता बहुत है, जाति व्यवस्था टूटी नहीं है। वो मतलब कानून से तो सब टूट गया है, कानून से तो बोल सकते हैं कि आप जाति प्रथा को उसका अनुसरण आप नहीं कर सकते कानून से, लेकिन व्यवहार में ये सब दिखता है। और प्रॉब्लम्स गहरे होते जा रहे हैं। इसमें काम करने, इंटरवेंशन करने वाली जो एजेंसी है वो पुलिस है। तो अपने देश में क्या है कि कानून बहुत अच्छे बने। अगर हम चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज की, ट्रैफिकिंग की, प्रोस्टिट्यूशन की बात करें तो जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट बना है 2015 में, उसमें बहुत सारे अच्छे बदलाव आए। 2012 में पॉक्सो एक्ट बना है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। फिर इटपा, इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट तो 1956 में बना और बहुत बार वो अमेंड हुआ, बहुत सख्त कानून है। फिर निर्भया की केस हो गई 2013 में, तो महिलाओं के संदर्भ में जो भी अपराध होते उसमें भी बहुत अच्छे बदलाव लाए गए और बहुत सख्त कानून किए गए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारे देश में ये सारी कानून की व्यवस्था और जो भी रिस्पॉन्सेस आते हैं कुछ घटनाएं घटने के बाद, वो सब कागज के ऊपर रहते हैं। जैसे मैं बताऊं आपको कि एक जुवेनाइल जस्टिस एक्ट कहता है कि हर पुलिस स्टेशन में एक जुवेनाइल एड पुलिस यूनिट होना चाहिए, जिसको जापू बोलते हैं। अब भारत में कहीं भी जाइए, एक 10% जगह छोड़ के कहीं भी अगर आप राइट टू इंफॉर्मेशन में पूछेंगे कि जापू है क्या, तो जापू है आपको जवाब मिलेगा और एक लिस्ट मिलेगी, हाँ ये लोग जापू में हैं। उन लोगों को जाके पूछेंगे कि आप जापू में है क्या, जापू का यूनिट है क्या, आपको वो बोलते नहीं हमको तो कुछ पता ही नहीं क्या है जापू। तो ऐसा ही है, जैसे वुमन पुलिस स्टेशन की बात हो गई, या शाम को 7 बजे के बाद महिलाओं को आप पुलिस स्टेशन में नहीं बुला सकते, लेकिन प्रोस्टिट्यूट्स को तो घसीट के ले आते हैं सब जगह पे, और कोई व्यवहार में रूल फॉलो नहीं होता। तो अपने यहाँ जो पुलिस प्रशासन है ना, उसमें साहब के ऑर्डर, यही रूल होता है, यही कानून होता है, और वो संविधान से और सारे लोगों के कानून अधिकारों से भी ऊपर होता है। तो ये प्रॉब्लम है जिससे तो महिला और बच्चों का जो केसेस आती हैं ट्रैफिकिंग की, सेक्सुअल एब्यूज की, प्रोस्टिट्यूशन की, पॉक्सो की, इसमें उनकी मदद सिस्टम नहीं करती। और पुलिस का अगर देखेंगे तो पुलिस का 80% से ज्यादा टाइम बंदोबस्त में जाता है। तो उनका जो बेसिक काम है लोगों को प्रोटेक्शन देना, केसेस का इन्वेस्टिगेशन करना, उसमें मदद, ये कुछ काम प्रैक्टिकली होता नहीं। अगर हम मतलब महाराष्ट्र में और पूरे देश में हर स्टेट में चाइल्ड राइट कमीशन है, वुमन राइट कमीशन है, ये सारे बहुत फॉर्मली एग्जिस्टिंग करते हैं। इनका असल में बहुत कम जगह पे देखा जाता है। जैसे दिल्ली में महिला आयोग बहुत अच्छा काम करता है, हमने देखा है कई केसेस में सो मोटो इंटरवेंशन होता है, लेकिन पूरे देश में अगर देखें तो ये चेतना ही नहीं है। तो ये प्रॉब्लम है कि हम लोगों ने कानून से तो सब कुछ खत्म किया है, लेकिन वास्तविकता में सब कुछ दिखता है, बढ़ रहा है कि अपने देश में जैसी गरीबी बढ़ रही, असमानता बढ़ रही, शहरीकरण बढ़ रहा है, अर्बनाइजेशन इतनी रफ्तार से हो रहा है,
तो प्रॉब्लम जो है वो कम नहीं हुए, बढ़ रहे। सिर्फ थोड़ा फर्क ये पड़ा है कि ये प्रॉब्लम अब विजिबल नहीं रहे। पहले जैसा रेड लाइट एरिया में जाएंगे तो आपको सारी प्रोस्टिट्यूशन करने वाली औरतें मिलेंगी, वहीं पे आपको एलजीबीटी कम्युनिटी मिलेंगी, वहीं पे यूनक्स मिलेंगे, और आप उनके हेल्थ और एम्पावरमेंट के लिए काम कर रहे हैं तो आप वहीं पे उनके साथ काम कर सकते थे। अभी ये मोबाइल आया, इंटरनेट आया, व्हाट्सएप आया, और ये सारे सोशल मीडियाज आ गए, तो इसके कारण ये सारा धंधा जो है वो एनोनिमस होने लगा है। अभी ये पहचानना बहुत मुश्किल हो रहा है कि बड़े शहर में या छोटे गांव में भी कौन प्रोस्टिट्यूशन करता है, कौन नहीं करता है। और होम बेस्ड प्रोस्टिट्यूशन बड़ा है, होटल बेस्ड प्रोस्टिट्यूशन बड़ा है, और ट्रैफिकिंग बड़ा है। जैसे बंगाल की औरतें महाराष्ट्र में लाई जाएगी, महाराष्ट्र की औरतें तमिलनाडु में जाएगी, तो वहां पे क्या है, लैंग्वेज अलग, सब कुछ अलग, 15-15 दिन का कॉन्ट्रैक्ट टाइप रहता है जो ब्रॉथल कीपर्स हैं या प्रोकरर्स हैं उनका। तो आप पकड़ नहीं पाते। अभी आपको खबर मिलती है कि यहाँ पे माइनर है, आप पहुंचने तक वो कहीं और रफा दफा होते हैं। और फिर सिस्टम में भी बहुत लीकेज है। कोई भी गलत काम भारत में या कोई इलीगल काम सिस्टम के इन्वॉल्वमेंट और भागीदारी के बगैर हो ही नहीं सकता। तो ये है कि आप जाके कंप्लेंट करेंगे और उसके पहले आपको पता चलेगा कि ट्रैफिकिंग, बच्चे महिलाएं भगा ले गई, कहाँ गई पता नहीं, और पुलिस बोलेगी आप तो खामोखा तकलीफ दे रहे हैं। तो ये भी हमने बहुत अनुभव किया है। तो इसमें सिविल सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन सिविल सोसाइटी अपने देश में सोई हुई है। लोगों को लगता है ये पुलिस का काम है, ये सब पुलिस ने करना है, एनजीओ ने करना है। विटनेस नहीं मिलता, पंच नहीं मिलता, कंप्लेनेंट नहीं मिलता, विटनेस प्रोटेक्शन के कानून बने हैं, सिर्फ कागज के ऊपर है। और विटनेसेस की आइडेंटिटी भी कोई गुप्त नहीं रखी जाती, सबको पता होता है। तो प्रोटेक्शन नहीं मिलता, फिर विटनेस बनने को कोई तैयार नहीं, पंच बनने को कोई तैयार नहीं। तो ये पूरी सिस्टम में ना सिविल सोसाइटी की भी जो नाकामी है वो भी झलकती है सब जगह पे। तो इस प्रकार से ये प्रॉब्लम बढ़ते जा रहे दादा। तो एक मेरा सवाल ये है, हमारा संवाद शुरू हुआ उससे पहले मैंने थोड़ा सर्च किया इंटरनेट पर कि अलग अलग देशों में क्या अप्रोच लिया हुआ है। अलग अलग देशों में वेश्या व्यवसाय अ, में कानूनन उसे परमिशन है, और उनके उनका कहना यह है कि गैर कानूनी रखने से उसमें ज्यादा भ्रष्टाचार आता है, उसमें ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है। पर ऐसे अनेक एनजीओज ने रिपोर्ट भी निकाले हैं, और 3 देशों का अनुमान मैं देता हूं आपको। एक तो कोस्टा रिका, जर्मनी और बांग्लादेश। ये तीनों देशों में वेश्या व्यवसाय लीगल है। कोस्टा रिका में और जर्मनी में पूरा लीगल है। बांग्लादेश में उसमें ब्रोथेल रखने में अलाउड नहीं है। पर तीनों देशों में ऐसे रिसर्च से पता चला है कि तीनों देशों में महिलाओं का एक्सप्लॉइटेशन काफी होता है। कोस्टा रिका ज्यादातर और बांग्लादेश, यहाँ पर इमोरल ट्रैफिकिंग काफी होता है। इनफैक्ट ग्लोबल इमोरल ट्रैफिकिंग में कोस्टा रिका ये एक केंद्र समझा जाता है। तो ये दो तरह की बाजू है इसमें, आपकी क्या राय है? और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम भारत जैसे देश में रहते हैं, भारत एक बहुत ज्यादा आबादी वाला और बहुत ही भिन्नता वाला देश है। तो अपने देश में जो हम देखते हैं वैसे ज्यादातर महिलाएं आती है, नोमैडिक ट्राइब, दलित या पिछड़े समुदायों से वो आती हैं। और ज्यादातर वो ऐसे राज्यों से आती है जहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज्यादा नहीं हुई है, शिक्षा का प्रमाण भी कम है। जैसे बंगाल से हैं, पहले झारखंड से थी, पहले साउथ इंडिया के कुछ पार्ट जैसे आंध्रा, कर्नाटक में कुछ सामाजिक कुप्रथाओं के कारण भी वहां से आती थी। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो अगर कामाठीपुरे में भी एक महाराष्ट्र का रीजन है मराठवाड़ा, जहां से ज्यादातर महिलाएं आती हैं, उनका एक अलग वहां पे घर है, मतलब उसको मराठवाड़ी बोलते हैं। तो ये ऐसा है कि वहां पे ड्राउट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ है, जॉब अपॉर्चुनिटीज कम है। बहुत ज्यादा लोग गन्ना काटने के लिए निकल पड़ते हैं, लगभग 8 लाख लोग गन्ना काटने के लिए निकल पड़ते हैं हर साल, क्योंकि उनको पीने को पानी नहीं मिलता अक्टूबर के बाद। तो अपने देश की स्थितियां भिन्न है यहाँ पे। अपने एक सर्वे भी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने किया था, और वो उसमें भी आया कि 18 साल से कम उम्र में
लगभग आधे से ज्यादा लड़कियां तो 18 साल से कम उम्र में धंधे में लाई जाती हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे जो चॉइस वाली बात है वो नहीं है, यहाँ जबरदस्ती होती है। यहाँ पूरी ऑर्गेनाइज क्रिमिनल गैंग इस फेस ट्रेड को या प्रोस्टिट्यूशन को ऑपरेट करती है देश में। तो और देश में जो ह्यूमन डिग्निटी है या कानूनन महिलाओं के अधिकारों की का सम्मान किया जाता है और उनके इंडिविजुअल डिसीजन को उसको प्रोटेक्ट किया जाता है, वैसी स्थिति अपने देश में नहीं है। मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ जो मैंने खुद देखी हैं। मैंने देखा है कि कई बार रेड में हम लोगों ने कंप्लेंट की और रेस्क्यू किया, और फिर पुलिस बोलने लगी ये तो बड़ी बड़ी लड़कियां हैं, आप इनको क्यों पकड़ रहे हैं, ये तो छोटी लड़कियां तो दिखती नहीं है, हम लोगों ने तो माइनर के लिए रेड किया था। तो हम लोग कह रहे थे कि सर ये माइनर है, तो कह रहे थे दिखती तो बहुत बड़ी है। फिर बाद में पता चला कि छोटी लड़कियों को बड़ा दिखाने के लिए हार्मोन के इंजेक्शन देके उनको बड़ा दिखाया जाता है या बड़ा बनाया जाता है। तो इस प्रकार की ब्रूटल कस्टम्स अपने जैसे देश में अभी भी दिखती हैं। और मैंने जैसा इंटरव्यू में पहले बताया कि कुछ कास्ट और कम्युनिटीज के ऊपर तो प्रोस्टिट्यूशन उनका कास्ट का प्रोफेशन बनाया गया है, वह वहां से औरतें लड़कियों को उठाया जाता है। तो ऐसे देश में जहां आपको एक 150 रुपए में कोई भी झूठ बर्थ सर्टिफिकेट मिल सकता है, झूठ आधार कार्ड बन सकता है, तो ऐसे देश में अगर इसको लीगलाइज किया जाए तो एक बड़ी मुसीबत पैदा होगी। वैसे अगर देखा जाए तो भारत में प्रोस्टिट्यूशन इलीगल नहीं है। कोई एक महिला अगर अपने प्रश्नों के कारण अपनी मर्जी से एक प्रोस्टिट्यूशन करती है तो उसको कोई कानून मना नहीं करता, क्योंकि उसके शरीर पे उसका अपना अधिकार है। लेकिन ब्रॉथल कीपिंग, पिंपिंग, माइनर लड़की को इस धंधे में लाना या उसके पैसे खाना या उसको कस्टमर उसको जबरदस्ती भेजना, ये सब अपने देश में पॉक्सो और जे एक्ट और इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट, ऐसे अलग अलग, और आईपीसी की बहुत सारी धाराएं, इसके तहत ये सारे भारत देश में गुनाह है। अभी भारत देश में एक मूवमेंट चल रहा था कुछ साल पहले कि जितने भी ब्रॉथल कीपर्स हैं उनको बार बार हमारी जैसी संस्थाओं के दबाव के कारण उनके ऊपर केसेस होने लगे। पहले तो बॉम्बे पुलिस एक्ट की केसेस होती थी महिलाओं के ऊपर, प्रोस्टिट्यूट्स के ऊपर, कि आप रास्ते पे खड़ी रही, सॉलिसिटिंग किया, और उनको फाइन लेके कोर्ट छोड़ देता था। हमने कहा कि ये विक्टिम्स है और इसका रीविक्टिमाइजेशन होता है जब आप उसको बेवजह पकड़ के लाते हैं। इसका पैसा तो और कोई खाता है, उसको अपने कानून से कार्रवाई करनी चाहिए। फिर पीटा एक्ट के तहत कार्रवाई होने लगी जिसमें 7 साल तक की सजा मिलती है। तो उसके बाद ब्रॉथल कीपर्स को ये पता चला कि अभी अपने को कुछ तो करना पड़ेगा, तो एक बड़ा उनका भी अपना एक संगठन है, तो ये लोग इसको लीगलाइज और एक प्रोफेशन के तहत करने की बात बार बार उठाते हैं कि इसको लीगलाइज करो, इसको इसके लाइसेंस दे दो, फिर जो महिलाएं होगी वो उनकी वर्कर होगी, और फिर जो वर्कर के कानून है वो उसको लागू करो, फैक्ट्री एक्ट जैसा, ये इस प्रकार की डिमांड उन्होंने रखी। लेकिन भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इसको बहुत बार अप्रूव नहीं किया, और महिलाओं के खुद के अपने अमाकस क्यूरी सुप्रीम कोर्ट ने रखे थे 2010 में, और उनको पूछा कि आपको क्या चाहिए, क्या किस तरीके से आप जीना चाहती है, तो उसमें भी ये सारी बातें सामने आई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो जो बात, जो अगर मेरी अपनी बेटी या अपनी बहन, अगर जिसके लिए मैं सोचता हूँ कि उन्होंने ये नहीं करना चाहिए, ये मैं दूसरों के बहन के बारे में या लड़कियों के बारे में ये नहीं सोच सकता कि ये उनको अधिकार के तहत ये उन्होंने करना चाहिए। तो ये एक बुरी बात है, इसमें एक बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन है। कई लड़कियां ऐसी है कि 14, 15, 16 साल में लाई जाती है बिजनेस में, उनको HIV होता है, और 18 साल पूरा होने से पहले वो औरत या लड़की या उसका HIV पॉजिटिव बच्चा वो मर जाते हैं। तो लाइफ साइकिल ही 18 में खत्म हो जाता है, क्योंकि अपने देश में ये बाल अधिकार कानून भी है लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, और सिविल सोसाइटी का रोल अभी तक इसमें क्रिएट ही नहीं हुआ है। तो ये प्रॉब्लम है कि अपने जैसे देश में अगर इसको लीगलाइज बनाए जाएंगे तो इससे बहुत ज्यादा संख्या में ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बच्चों का इसमें गलत इस्तेमाल होगा। और आपको मैं बताऊं, मैं कुछ साल पहले हॉलैंड गया था, वहां पे भी मैंने इंडियन लड़कियां देखी, मैंने मराठी लड़कियां भी देखी, सोलापुर और औरंगाबाद की 2 लड़कियों उनसे मैं मिला। तो उनको मैंने पूछा कि आप यहाँ कैसे आ गए, क्या बहुत पैसे आपको मिले क्या यहाँ आने के बाद? उसने कहा नहीं नहीं, हम लोगों को घरेलू काम के लिए यहाँ से बुलाया था, और फिर मुंबई में हम लोगों ने काम किया, और फिर मुंबई के कुछ दलाल लोगों ने बोला कि आपको इटालिया में बहुत पैसे मिलेंगे, आपको चलना है वहां पे और हम आपको ले जाएंगे, और पैसे कमा के 1 साल 1.5 साल में बहुत पैसे लेके आ जाओ, तो यहाँ पे घर बीर करो और फिर आपको कुछ
पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। तो हम लोग उसके लिए आए, कंटेनर में बिठा के उनको लाया गया, फिर इटालिया से उनको हॉलैंड लाया गया, फिर उनका पूरा पासपोर्ट वीसा छीना गया। अब उनके सामने कोई चारा ही नहीं है। अगर वो इतनी एट्रोसिटीज है, अगर कंप्लेंट करेंगे तो वहां पे कानून है कि केवल डच नागरिकता वाला व्यक्ति वहां पे प्रोस्टिट्यूशन करेगा। जो अधिकार है वो डच सिटीजन को है, सबको नहीं है। जो इलीगली आए उनको कोई अधिकार नहीं है। तो मैंने कहा उसको बच्चे हो गए अभी वहां पे, उसको 2 बच्चे गोरे थे, एक काला बच्चा था। मैंने कहा अब ये तो तुम क्या सोचते हो? बोले कुछ नहीं, अभी यहीं पे रहना है और चुपचाप रहना है, कुछ बात ही नहीं करनी, क्योंकि कंप्लेंट करूंगी तो पहला सवाल पूछा जाता है कि तुम यहाँ आए कैसे, और फिर उसके लिए अलग प्रावधान है और कोई मदद करने वाला नहीं है। तो ऐसी सैकड़ों लड़कियां हैं जो फंसी हुई हैं और इनको लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा है, और बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम उनके भी हो गए हैं। तो कुल मिला के ये लगता है कि भारत जैसे देश में इसको लीगलाइजेशन करना ठीक नहीं है। उल्टा हम लोग तो हमेशा यही बात करते हैं कि हम हर महिला के साथ एक प्रतिज्ञा देते हैं कि मेरी जिंदगी अगर वेश्या की हैसियत से मैंने जी है, तो मैं जब मरूंगी तब एक सम्मानित नागरिक की हैसियत से मैं अपना आखिरी सांस लूंगी। मैं प्रोस्टिट्यूट बन के, या वो मेरा लक्ष्य नहीं है जिंदगी का। मुझे वापस समाज का हिस्सा बनना है और अपने यहाँ सिर्फ आने का रास्ता है। बहुत बार औरतें आती हैं धंधे में, धंधा छोड़ने का प्रयास करती है, वो सफल नहीं होता। स्नेहालय की एक फाउंडर मेंबर थी, उसका नाम था लता पवार। तो उसने मराठी लिटरेचर में पहला ऑटोबायोग्राफी लिखा, उसका नाम था मीर रांड, आई एम अ प्रोस्टिट्यूट। बहुत जरा उसका टाइटल ही जरा अनफेयर, मतलब खराब लगता था, आई एम अ प्रोस्टिट्यूट, मीर रांड। तो मैंने उसको कहा कि ये नाम क्यों देना है? उसने कहा देखो मैंने इतनी बार जिंदगी बदलने की कोशिश की, लेकिन हर बार लोगों ने मुझे यही लाके खड़ा किया और मुझे बताया कि तू तो प्रोस्टिट्यूट है, तेरे को यही करना चाहिए। तो इतना आसान नहीं है भारत जैसे देशों में, जहाँ ये सारी समस्या जाति से और सामाजिक पूर्वग्रह से और अंधश्रद्धाओं से जुड़ी हैं। तो ऐसा लगता है कि ये भारत जैसे देश में तो इसको लीगलाइज नहीं करना चाहिए, इसका अबॉलिशन होना चाहिए इस प्रथा का, और नए सामाजिक नीति मूल्यों को लाने की कोशिश हमने करनी चाहिए। बहुत अच्छा। आपके विचार बहुत ही सराहनीय है, और आपने जो काम किया है वो भी बहुत सराहनीय है, क्योंकि आपने उनके बच्चों को तो उसमें से बाहर निकाला हुआ है और अलग अलग नए नए पेशों में उन्हें भेजा है। एक व्यवस्था के तौर पर मुझे एक सवाल है। आपने तो जमीनी स्तर पर काम किया हुआ है, एक एक महिला को, एक एक बच्चे को ऊपर उठाने का काम किया है, पर व्यवस्था के तौर पर आपकी क्या कल्पना है, क्या बदलाव आने चाहिए ताकि ये समस्या का हल हो जाए? अभी इसमें ऐसा है कि अपने देश में ना, हम जब किसी भी समस्या की बात करते हैं तब हम घूम फिर के गरीबी की तरफ आ जाते हैं और सामाजिक विषमता की तरफ आ जाते हैं। लेकिन अभी मुझे आजकल ऐसा लगता है कि हम लोग हर बात को अगर गरीबी की तरफ ले आएंगे, सामाजिक विषमता की तरफ ले आएंगे, और बस ये सोचेंगे कि जब ये बुनियादी प्रश्न हल होंगे तब सारे प्रश्न हल होंगे, तो हमारी जिंदगी में तो ये प्रश्न कभी हल होंगे ही नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो कानून बने हैं उसके ऊपर बहुत सख्त अमल होना चाहिए। इसके लिए सिविल सोसाइटी का एक दबाव होना बहुत जरूरी है। और आज की तारीख में ये है कि हमारे देश के युवा क्या सोचते हैं, हम लोग किस युवा जो वर्ग है तो क्या करता है, अगर आप पूरे देश का माहौल देखेंगे तो सब धार्मिक और जातीय हिंसाचार और बातें और गलत मैसेजेस और झूठ मैसेजेस व्हाट्सएप से आते हैं, उसको ही घूम फिराने में पूरे सब लोग लगे हुए हैं। हम लोग इतने द्वेष आधारित भूमिकाओं के साथ काम कर रहे हैं, तो एक सिविल सोसाइटी का निर्माण भी बहुत कठिन सा होता जा रहा है। लेकिन ऐसा लगता है कि गरीबी जब मिटेगी तब मिटेगी, जातीयता जब मिटेगी तब मिटेगी। जब कानून बना है महिलाओं के सुरक्षा का, बच्चों की सुरक्षा का, तो वो होना ही चाहिए। और कोई दबाव नहीं है सिस्टम के ऊपर, ना पुलिस के ऊपर, ना चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज के ऊपर, ना वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट के ऊपर, ना ह्यूमन राइट कमीशन और चाइल्ड राइट कमीशन के ऊपर। स्ट्रक्चर्स हैं लेकिन ये काम नहीं कर रहे, जैसे एक बॉडी है लेकिन उसमें जान ही नहीं है, आत्मा ही नहीं है। तो ये इस प्रकार से एक स्ट्रक्चरली सब खड़ा किया हुआ है जो असल में काम नहीं करता है। तो ये मुझे लगता है कि अभी जैसे 2024 में चुनाव आने वाले हैं, तो कहीं भी बातें कोई और हो रही है, लेकिन ये बातें नहीं हो रही है कि अगर
महिलाओं के साथ सामुदायिक बलात्कार होता है, जैसे मणिपुर में 2 महिलाओं पे सामुदायिक बलात्कार हुआ और इतना उसके ऊपर पूरे देश में बवाल खड़ा है, लेकिन क्यों नहीं पुलिस ने इतने दिनों तक एफआईआर भी दाखिल की? क्यों नहीं लोगों को अरेस्ट करने को 90 दिन क्यों लगते हैं भारत देश में, जब कानून कहता है कि आपको तुरंत करना चाहिए ये सारी बातें? और निर्भया के बाद बहुत अच्छे अच्छे कानून बने महिला अधिकारों के, लेकिन हम लोग कानून की बात भी मतलब उस दृष्टि से देखते हैं कि ये कानून मतलब किस धर्म के लोग हैं, किस जाति के लोग हैं, किस भाषा के लोग हैं, किस प्रांत के लोग हैं, इस पर डिपेंड करेगा क्या कि कानून लगेगा या नहीं लगेगा, कब इम्प्लीमेंट होगा। तो मुझे लगता है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए और लोगों ने ये सवाल पूछना शुरू करना चाहिए कि महिला के अधिकारों की बात है तो क्या आपके पास इसके जवाब है? बच्चों के अधिकारों की बात है तो क्या जवाब है इसका? बहुत, अगर हम अखबार खोल देते हैं तो आधे से ज्यादा न्यूज फ्रंट पेज की, जो हमारे कहीं की भी रीजनल न्यूज़पेपर में आप देखेंगे, आधे से ज्यादा न्यूज वही है, बच्चों पे अत्याचार, महिलाओं पे अत्याचार, सामुदायिक अत्याचार। तो ये देश में क्या हो रहा है? आजादी को अभी 76 ईयर्स हो चुके हैं और हमने अभी आजादी का अमृत महोत्सव 2021 में इतना बड़ा मनाया। तो जिन लोगों ने आजादी के लिए जान दी, उन्होंने ऐसे भारत का सपना तो बिल्कुल नहीं देखा था। तो मुझे लगता है कि अपने देश को अभी जागना चाहिए और हम लोग, अगर जो देश महिला और बच्चों की प्रतिष्ठा और सम्मान के लिए कुछ नहीं कर सकता और उनके अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकता, वो देश कोई तरक्की नहीं कर सकता, कोई महासत्ता नहीं बन सकता। मुझे ऐसा लगता है कि अभी अ, हम लोग ये सोचें कि ये हमारे अपने लोग हैं और ये हम पर बीतेगा तो क्या होगा, ऐसा सोच के हर व्यक्ति ने सवाल पूछने की जरूरत है। चुप रह के चलेगा नहीं। जो भी आपके पास, जो भी पार्टी, जो भी नेता आएगा, उसको पूछना चाहिए कि ये कानून बने हैं, इसका अमल नहीं होता है हमारे राज्य में, हमारे गांव में, आपकी क्या भूमिका है? तो मुझे लगता है कि ये सिविल सोसाइटी ही अभी बदलाव कर सकती है और बहुत सिविल अच्छा। सोसाइटी को एक आखिर में मुझे एक बात कहनी है कि आपने जो सिविल सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में कहा, मुझे याद आता है जब स्वातंत्र के बाद नोआखाली में काफी राइट्स हुए थे, हिंदू मुसलमान, और स्वतंत्रता का जश्न मनाया जा रहा था, लेकिन गांधी जी नोआखाली में लोगों के आंसू पोंछने के लिए गए थे। उनमें कोई दिलचस्पी नहीं थी कि दिल्ली में बैठकर अपने स्वातंत्र का जश्न मनाएं। और माउंटबेटन ने कहा था कि मेरे पास हजारों पुलिस है, आर्मी है, लेकिन इस एक आदमी ने वहां के की हिंसा को खत्म कर दिया। ये जो गांधी जी की जो शक्ति थी, और जो उन्होंने माहौल बनाया, ऐसा माहौल अगर इस देश में बने तो कुछ बदल सकता है। कि आज के हालत में युवा ज्यादातर हिंसा और गुस्सा और एक दूसरे के बीच झगड़ा, इसमें ही पड़े हुए हैं। उसकी जगह अगर आपकी तरह गांधी जी से प्रेरित होकर अगर लोग करुणा, ये केंद्र बिंदु रखकर लोग एक दूसरे के साथ बर्ताव करें, महिलाओं और पीड़ित वर्गों के बारे में के साथ काम करें और व्यवस्था के ऊपर अंकुश रखने का काम करे, तो कुछ बदलाव हो सकता है। आपने बिल्कुल सही कहा। 2021 में हमने यही सोचा कि आजादी का अमृत महोत्सव और सिर्फ इवेंट देश में हो रहे थे, तो इवेंट्स करने से तो कोई फायदा नहीं होने वाला। युवाओं को एक दिशा देने की जरूरत थी और प्रश्न तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न देश का अगर कुछ है तो वह है सद्भावना का, क्योंकि देश की सद्भावना खत्म हुई है। हम लोग भारतीय रहे नहीं, हम लोग हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन और अलग अलग जातियों के हिस्सा बन चुके हैं। तो हमने एक साइकिल यात्रा निकाली, 4280 किलोमीटर, 150 बच्चों को लेके हम लोग गए और अहमदनगर से शुरुआत की और नोआखाली तक गए और 500 चेंज मेकर्स को मिलवाया और संस्थाओं से मिलवाया और युवाओं को बहुत सारे आइडियाज दिए कि आप इस प्रकार से समाज को, देश को बदल सकते हैं और खुद को भी बदल सकते हैं। तो एक आपको अगर समाज में कुछ अलगाव लाना है तो आपको खुद को एक अलग सा जीना पड़ता है। तो इसके लिए आप अलग सा कैसे जी सकते हैं? बहुत लोगों से मिलवा है। एक बस मिसाल बताता हूँ, जब हम लोग झारखंड से गुजर रहे थे तब हमको पता चला कि बहरागोरा के जंगल में एक महिला है जो बहुत बार
उसको जंगल माफिया ने मारा है और उसके खून की कोशिश हुई है, बहुत बुरी तरह से उसको उस पर अत्याचार हुए, लेकिन फिर भी वो डट के मुकाबला कर रही है और अपने आसपास का 10,000 हेक्टर जंगल बचा रही है। तो हमको तो एकदम आश्चर्य लगा कि एक महिला ये काम कर रही है, और वो ट्राइबल महिला, आदिवासी महिला है। तो हम लोग 80 किलोमीटर साइकिल हमारे शेड्यूल में नहीं था, लेकिन हमने कहा नहीं जाना चाहिए। सब लड़कों ने कहा नहीं चलो चलो मिलना ही चाहिए ऐसी लेडी से, तो हम लोग मिलने को गए। तो जब गए तब देखा कि 40-50 औरतों के साथ वो पेड़ लगाने का और साफ सफाई का काम कर रही थी। तो उनसे हमने बात की और उन्होंने कहा कि चलो छाव में बैठ के बात करते हैं। छोटा सा झोपड़ा था उसका, उसके घर में गए। मैंने कहा कि आप, उसका नाम था जमुना टुडू, और मैं उसको पूछा कि आप ये क्यों कर रही है। तो उसने कहा देखो मेरी जिंदगी अच्छी गई क्योंकि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए जंगल रखा था, उन्होंने इसको तोड़ा नहीं और किसी को तोड़ने नहीं दिया। तो अब ये जंगल माफिया घुसा है, इसको पूरा पॉलिटिकल सपोर्ट है, और ये हजारों एकड़ जंगल जो है मशीनें चला के अभी बर्बाद कर रहे हैं। और फिर हमारा आदिवासी समाज आगे जिएगा कैसे, हमारे बच्चों के लिए क्या रहेगा, यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा, उनको तो माइग्रेट होना पड़ेगा। तो मैंने कहा ये आप अच्छा सोशल वर्क करती हैं। उसने कहा ये सोशल वर्क नहीं है, ये मैं अपने अगली पीढ़ी के लिए कर रही हूँ, ये मेरा अपना खुद के लिए कर रही हूँ मैं, तो कोई सोशल वर्क नहीं है। अचानक किसी को याद आया कि आपको तो 2018-19 में पद्मश्री मिला था। तो उसने कहा हाँ मिला। कलेक्टर आया और उसने कहा कि तुमको आना चाहिए, और फिर मुझे ले गया, मैंने पद्मश्री ले लिया राष्ट्रपति से। मैंने कहा कहाँ है। तो उसने एक बोरी में रखा हुआ पद्मश्री का साइटेशन बताया, कहा कि हाँ ये है। हमने कहा ये तो बहुत अच्छा है। उसने कहा अच्छा है तो आप ही ले जाओ, हमारे बच्चों को कहा। तो बच्चों को एहसास हुआ कि देश कौन बदल रहा है, ये नहीं कि मुंबई दिल्ली में बैठ के लोग देश बदल रहे हैं। बेरा गोरा के दूर दराज के जंगल में अनपढ़ लोग अपनी जान दांव पर लगाकर अपने देश का अगली पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित कर रहे हैं। ऐसे कई लोग हैं देश में, और ऐसे हजारों दीपक जो देश में जल रहे हैं, उनके कारण हम लोग इतने सारे अंधकार के बावजूद भी एक प्रकाश की उम्मीद कर सकते हैं कि बदलाव आएगा, बदलाव होगा, और वो युवा शक्ति लाएगी। अभी अगले महीने वापस हम लोग जा रहे हैं कलकत्ता से नोआखाली तक, क्योंकि गांधी जी ने अपना आखिरी अनशन भारत छोड़ने से पहले मतलब कलकत्ता में किया था। उसको हैदरी मंजिल बोलते हैं, जहाँ पे उन्होंने जो सामाजिक एकता के लिए और दंगों को रुकवाने के लिए वहां पे अनशन किया था, वही गांधी जी रहे थे। अभी तो वहां पे गांधी जी का स्मारक बना है, तो इस बार वहां से शुरुआत करने वाले हैं। और जिस रूट से हम गए नहीं, उस रूट से हम बांग्लादेश में नोआखाली तक जाएंगे, वहाँ एक इंटरनेशनल यूथ सम्मेलन है। तो बहुत सारे देश के युवा आ रहे हैं, तो अपने देश के युवा भी उनके साथ बात करेंगे, क्योंकि हमको एक अलग प्रकार से सोचने की आदत बनानी चाहिए। जब हम बांग्लादेश, अभी हम, मैं तो 6-7 बार जाके आया, तो बांग्लादेश जब कभी जाते हैं तब लोगों को ऐसा लगता है कि वो वहां तो ऐसा होगा वैसा होगा। लोगों को लगता है कि वो पाकिस्तान जैसा ही होगा। बताना पड़ता है कि भैया वो अब जाके देखो, वहां अभी भी किसी गांव का नाम उन लोगों ने बदला नहीं है। यहाँ रोज देश में दंगे हो रहे हैं, इस गांव का नाम बदलो, इस गली का नाम बदलो। वहां किसी गांव को, वहां नारायणपुर नारायणपुर ही है, सीतापुर अपनी जगह पे है, और ये लोगों के दिमाग के अंदर भी नहीं है कहीं भी कि ऐसा करना चाहिए। और जहां नोआखाली में गांधी जी ने वो रहे, वो टीन शेड थी, अभी उस आदमी ने उसको थोड़ा सा चेंज किया। तो उस जगह पे जब हम गए तब उस गांव के लोग बड़े अभिमान से कहते थे कि गांधी जी यहाँ आके सर्वधर्म प्रार्थना करते थे। हमको एक आदमी मिला, 94 ईयर्स का आदमी था, और उसका नाम था भुइया। तो उसने मुझे कहा कि वो गांधी जी को देखने वालों में से था, और 12 साल का था जब गांधी जी सर्वधर्म प्रार्थना में बैठते थे उन बच्चों को लेके। तो गांधी जी सब बच्चों को एक गोली देते थे बहुत बार, वो भी वो गोली देता था, और वो सर्वधर्म प्रार्थना करते थे। और उसने कहा कि हम लोगों के पहले तो सब पाकिस्तान के मुल्ला मौलवी थे जो उर्दू हम पर थोपते थे, और हमको कुरान के बारे में कोई जानकारी नहीं रहती थी। गांधी जी पहले शख्स थे जिन्होंने बंगाली सीखी थी, और वो बंगाली में हमको कुरान शरीफ के बारे में और अल्लाह के संदेश के बारे में बताते थे। तो इसलिए वो हमारे लिए एक प्रॉफिट जैसे ही थे गांधी जी। तो हम तो ये सुन के बहुत आश्चर्यचकित हो गए। और फिर हमने कहा कि गांधी जी का क्या याद है आपको। तो मैं आपको क्या बताऊं, उसने बड़े आवाज में, उस 94 ईयर्स के बूढ़े व्यक्ति ने एक बड़े आवाज में रघुपति राघव राजाराम गाना शुरू किया। आसपास उसके सारे परिवार के लोग भी आ गए, और सब लोग ताली बजाते हुए, और हम भी फिर साथ में गाने लगे। वो रघुपति राघव गाते थे। अब जब मैं यहाँ के लोगों को बोला कि एक मुस्लिम व्यक्ति गांधी जी को याद करता है, और जो उस वक्त वो प्रार्थना बोलते थे रघुपति राघव बोलता है, लोग कहते थे असंभव, ये हो ही नहीं सकता।
तो क्या है कि देखने में और सुनने में इतना ज्यादा अंतर अभी पड़ गया है, और हम लोग अपने कानून से ज्यादा समझने की कोशिश कर रहे हैं, और हम लोग खुद देखते नहीं है, अपने दिमाग से सोचते भी नहीं है, तो पर्सपेक्टिव ही चेंज होता जा रहा। तो मुझे लगता है कि आपने बिल्कुल सही कहा, प्यार से प्यार पैदा होगा, पीस बाय पीस, लव बाय लव, यही गांधी जी की बात थी। हम बुलेट से ना तो प्यार ना तो शांति कुछ नहीं पैदा कर सकते। तो सही में बुद्ध और गांधी यहीं पे जाके बैठना पड़ेगा सारी दुनिया को, अगर हम लोग अगली पीढ़ी के लिए एक अच्छा विश्व, एक अच्छा भारत चाहते हैं तो। बहुत बढ़िया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और आपका काम, आपके विचार अगली पीढ़ियों को प्रेरणा दे, यही इच्छा है। नमस्ते। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के।